कल हम लोगों ने कई सारे बेसिस पर हमने हेलो एल्केन बना लिया था। कहीं पर मैंने क्लोरो एल्केन बनाने की बहुत अच्छी विधि सीखी थी, कहीं पर ब्रोमो की सीखी थी, कहीं पर आयोडो की सीखी थी। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ आगे बढ़कर, वहीं आगे बढ़कर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने दोस्तों के पास ये पहुंचा दो, ये मैसेज तो पहुंचा दो, ये कॉल तो पहुंचा दो कि क्लास चालू हो चुका है, विशाल सर आ चुके हैं और पढ़ाने वाले हैं। उससे पहले मैं थोड़ी देर के लिए यहां रुक जाता हूं। सबके सब आज अपने थोड़ा सा डाउट पूछ लो मुझसे, थोड़ी देर आप हमसे डाउट पूछ लो, मैं केवल खड़े खड़े आपको डाउट बताने वाला हूं। पूछिए, बताओ। गुड इवनिंग सभी को, बहुत बढ़िया। हाँ, सिर्फ डाउट के लिए क्लास है। अभी 5 मिनट आपके पास समय है। 5 मिनट तक जितने भी डाउट हैं, जो भी क्वेश्चन है मन में आ रहे हैं, पूछ लो। कोई भी बच्चा एक बार केवल कमेंट करेगा, मैं एक बार में समझ जाऊंगा। किसी का जवाब दे रहा हूं तो आप वेट कर लेंगे, फिर मैं दे दूंगा उसका जवाब, फिर आप कमेंट करेंगे। लिखने में प्रॉब्लम होता है तो सुनते जाइए, मत देखिए सामने। पीडीएफ आता है उसके बाद लिखिए। षष्ठी जी कह रहे हैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दो डिग्री और 3 डिग्री, पहला ये डाउट क्लियर कर देता हूं। देखो, 1 डिग्री जो होता है, 2 डिग्री जो होता है और 3 डिग्री जो होता है प्यारे बच्चों, इन्हें प्रायः प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी बोलते हैं। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी की हिंदी क्या होगी ये भी जान लो। इन्हें प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तृतीयक बोलते हैं। पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अगर आपको कोई भी चीज CH2 पे लगी हुई दिख जाए तो आप कहोगे वो प्राथमिक वाला है। अगर कोई चीज, कोई भी समूह अगर आपको CH2 पे दिख रहा है तो आप कहोगे प्राथमिक वाला है। कोई भी अगर समूह आपको CH पर देखने को मिल रहा है तो वो द्वितीयक होगा। कोई भी समूह अगर आपको C पर देखने को मिल रहा है तो वो तृतीयक होगा। क्या होगा? तृतीयक होगा। मैंने क्या कहा, आपको समझ में आया? कोई भी अगर आपको CH2 पे देखने को मिल रहा है तो वो प्राथमिक होगा। अगर कोई भी आपको अगर, रुक जाओ, 2 1 3 1 4 1 2 2 4, अगर कोई भी आपको CH2 पर देखने को मिल रहा है तो आप कहोगे वो प्राइमरी वाला है, 1 डिग्री वाला है, प्राथमिक वाला है। कोई भी अगर समूह आपको CH पर दिख जाए तो आप कहोगे वो द्वितीयक है, सेकेंडरी है, जिसे हम 2 डिग्री बोलते हैं। अगर आपको कोई भी चीज C पर केवल दिखने को मिल जाए, कोई भी समूह अगर आपको C पर दिख रहा है तो वो तृतीयक वाला होता है, टर्शरी वाला होता है, जिसे हम 3 डिग्री बोलते हैं। पहला डाउट क्लियर। दूसरा बोलो। डाइपोल, द्विध्रुव आघूर्ण आपका फिजिक्स का टॉपिक है। यहाँ के उससे रिलेटेड केवल बस कंडीशंस है कि इसकी कंडीशन क्या होंगी बस। वाइनलिक हैलाइड क्या होता है? वाइनलिक हैलाइड क्या होता है, जरा कोई बताए मुझे। एक बार आप लोग भी बताओ मुझे, फिर मैं आपको बता रहा हूं कि वाइनलिक हैलाइड क्या होता है। कोई बता रहा है? कोई बता रहा है क्या मुझे? कोई भी? एनीवन? मिला? ये वाइनलिक या विनाइलिक है। अगर कोई भी चीज इस पर लगी है तो वो विनाइलिक कहलाएगा या विनाइल कहलाएगा। समझे? अगर कोई भी चीज आपको इस पर दिख रही है, ये जो सामने लिखा हुआ है, अगर कोई भी चीज आपको इस पर लगी हुई दिख रही है, लिख रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH पर, अगर आपको कोई भी चीज दिख रही है लगी हुई, तो वो विनाइलिक या विनाइल होगा। अगर आप इस पर कोई भी चीज लगा दें, कोई भी हैलोजन लगा दें, तो विनाइलिक व विनाइल हैलाइड कहलाएगा। बहुत बढ़िया। और बोलो। बहुत बढ़िया। sp2 से जुड़ा हो और कुछ इस प्रकार का भी हो, CH2 डबल बॉन्ड CH जैसा भी हो। एल्काइन का एल्काइन, अच्छा ठीक है। देखो अगला एल्केन। देखो पहले बात, एल्क प्लस एन होता है, अगला एल्क प्लस इन होता है, और अगला एल्क प्लस आइन होता है। 3 चीजें होती हैं, 3 चीजें।
अब इनको पहचानने का सब फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है CnH2n+2, इसका फार्मूला है, इसका फार्मूला है CnH2n, और इसका फार्मूला है CnH2n-2। ठीक, बॉन्ड से कैसे पहचानोगे? अगर आपको दिख रहा है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो वो एल्केन वाला होगा। अगर आपको दिख रहा है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो वो एल्कीन वाला होगा। अगर आपको दिख रहा है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड तो वो एल्काइन वाला होगा। एक और होता है, वो भी जान लो, एक होता है एल्किल, जिसे हम एल्क प्लस इल बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या होता है सर? ये होता है CnH2n+1 होता है, CnH2n+1 होता है, और इसे प्रायः R से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे R से, कहीं अगर आपको R दिख जाए तो वो एल्काइल समूह का होता है। अब बोलो, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन। अगला देखो, यदि डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड समान स्थिति पर लगे हों, स्थिति पर लगे हों तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को, इसको डबल बॉन्ड को, एक देख लो ऐसे, अगर मैंने कहा CH2 डबल बॉन्ड C, H सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसा कुछ लिखा है, ये एक लिखा हुआ है। अगर इसकी गिनती की जाए तो आप कहोगे सर 1 2 3 4। अगर मैं डबल बॉन्ड से गिनती करूं, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मानूं तो 1 2 3 4 होगा। अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी मानूं तो आप कहोगे सर एक, अलग से कर देता हूं, 1 2 3 4 होगा। अब रूल क्या कहता है? रूल कहता है, मुझे ये पता चल रहा है सर, पता क्या चल रहा है जरा देखो, पता चल रहा है सर कि अगर मैं ग्रीन की बात करूं, देखो अगर मैं ग्रीन की बात करूं तो क्या सर डबल बॉन्ड को और ट्रिपल बॉन्ड को क्या मिल रहा है, इसको लिखते चलना। ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर मैं ग्रीन नंबर की बात करूं तो डबल बॉन्ड को 1 मिल रहा है और ट्रिपल बॉन्ड को 3 मिल रहा है। 1 और 3 मिल रहा है, एकदम सही बात। डबल बॉन्ड को 1 मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड को 3 मिल रहा है। और अगर मैं व्हाइट वाले की बात करूं, तो आप कहोगे ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिल रहा है, डबल बॉन्ड को 3 मिल रहा है। तो क्या सेम नंबर मिल रहा है? सेम है ना। अगर मैं डबल बॉन्ड की पोजीशन देखूं तो वो भी 1 नंबर पर है, और अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन देखूं तो वो भी 1 नंबर पर है। मतलब सर आपने कहा अगर डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड समान स्थिति पर लगे हो, सेम पोजीशन पर लगे हो, तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को, किसको? डबल बॉन्ड को देनी है। इसका अनुसार अगर हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो हमेशा गिनती इस तरफ से होगी, लेफ्ट साइड से होगी। क्यों? क्योंकि सर मैंने ये पाया कि डबल बॉन्ड को मैंने 1 दिया तो पहली वाली देखो ग्रीन वाले पे करने पर मुझे डबल बॉन्ड को 1 देना पड़ा। ठीक है सर। अगर मैंने व्हाइट वाले से किया तो फिर ट्रिपल बॉन्ड को 1 देना पड़ा। मतलब सर ये पता चल रहा है कि अगर आप लेफ्ट साइड से काउंटिंग करते हो तो डबल बॉन्ड को 1 मिलेगा, और अगर आप राइट साइड से काउंटिंग करते हो तो ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिलेगा। इसका मतलब सर सेम पोजीशन पर आ रहे हैं तो आप वहां से गिनती करोगे, वो गिनती सही होगी जहां पर आप डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे रहे हो। इसका मतलब सर व्हाइट वाले की प्रायोरिटी नहीं मानी जाएगी, मानी जाएगी किसकी? ग्रीन वाले की। किसकी? ग्रीन वाले की। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ग्रीन वाला सही हो जाएगा, और आप कहोगे सर व्हाइट वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नाम इसका लिख लेते हैं। नाम क्या हो जाएगा इसका? सर कितने कार्बन है? मेथ प्रोप ब्यूट। 4 कार्बन है तो आपने लिख दिया ब्यूट। क्या लिख दिया? ब्यूट। प्रायोरिटी किसको देनी है? डबल बॉन्ड को। किसको? डबल बॉन्ड को। अब डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी लिखना है, ये भी याद रखना। ऑर्डर हमेशा अल्फाबेटिकल ही होना चाहिए। तो पहले इन आएगा फिर आइन आएगा, तो आप कहोगे सर ब्यूट 1 इन आएगा और आएगा 3 आइन, हो जाएगा नाम। भैया डबल भाई लेफ्ट हैंड साइड वालों को दिया प्रायोरिटी, आपने कहा सर 1 पर इन है 3 पर आइन है, तो 1 पर इन और 3 पर आइन, तो आप कहोगे कौन पहले लिखा जाएगा? पहले कौन लिखेंगे? ई वाला की आई वाला? ई वाला की वाई वाला? तो आप कहोगे सर ई वाला पहले लिखोगे, वाई वाला बाद में, इसलिए मैंने ई वाले को पहले लिखा है और वाई वाले को बाद में। इस पर ज्यादा अंदर ना जाओ। अगर कह सकते हो बैलेंस की बात करें, जैसे आप कह सकते हो कि जो डबल बॉन्ड होता है उसके पास 1 सिग्मा 1 पाई होता है, तो ये बैलेंस है। क्योंकि सर सिंगल बॉन्ड के पास केवल सिग्मा होता है,
उसकी बात छोड़ दो सर। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को देखो तो इसमें 1 सिग्मा 1 पाई और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई है, मतलब सर इसमें 1 पाई ज्यादा है तो वो लेवल अप है, उसकी बैलेंसिंग इतनी अच्छी नहीं है। अगर सर उसकी बैलेंसिंग इतनी अच्छी नहीं है तो अगर हम सेम पोजीशन पर आ रहे हैं तो उसको देंगे जो एकदम परफेक्ट रूप से बैलेंसिंग रूप में हो, मतलब सर 1 सिग्मा और 1 पाई दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। अगर 1 सिग्मा के साथ 2 पाई होगा तो बैलेंसिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। एकदम सिंपल सा एक कारण अपने दिमाग में बैठा लो। बाकी बहुत सारे टीचर, बहुत सारे आप चैनल पर देखोगे तो आप बहुत सारे रीजन है इसके, मगर आपको सिंपल याद करने के लिए ये तरीका बता रहा हूं, ठीक? कोई जेन्युइन तरीका नहीं है ये। ओके, अब हम लेक्चर पर आ जाते हैं, ठीक है? बात करने वाले हैं एल्कीन द्वारा, इसके द्वारा, एल्कीन द्वारा। तो देखो कई सारी बातें आपको एल्कीन द्वारा मिलेंगी। आप एकदम आराम हो जाओ, रेस्ट कर, थोड़ा सा एक सांस भर लो। अब एल्कीन से क्रिया मतलब सर कोई एल्कीन वाला यौगिक होगा, कोई डबल बॉन्ड वाला यौगिक आप लेंगे और उसकी क्रिया किसी से कराएंगे। किससे कराएंगे मुझे नहीं पता, अब हम कराने जा रहे हैं। किससे कराएंगे जरा ध्यान से देखो क्या कह रहा हूं मैं। जब किसी एल्कीन की क्रिया ध्यान सुनना, जब किसी एल्कीन, कोई एल्कीन यौगिक है, एल्कीन है कोई, उसकी क्रिया करा रहे हैं। जब किसी एल्कीन की क्रिया HCl या HBr से कराते हैं तो अभिकर्मक HCl या HBr का, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से, एकदम सिंपल बता रहा हूं। मैंने कहा जब किसी एल्कीन की क्रिया हम HCl या HBr से कराते हैं, HCl ले लिया या HBr से कराते हैं तो अभिकर्मक, ये दोनों अभिकर्मक माने जाते हैं, मतलब जो क्रिया करता है वो अभिकर्मक माना जाता है, ठीक है? और जो क्रिया कर रहा है, जिससे क्रिया कर रहा है, उसे क्रियाधार बोलते हैं। बता देता हूं, अगर मैं देखो ले लेता हूं नीचे, अगर मैं कोई एल्कीन ले लूं आपके सामने, मान लो एक एल्कीन मैंने ले लिया, ये एल्कीन ही है, आप कहोगे सर इसमें डबल बॉन्ड लगा, ये एल्कीन ही है, और इसकी क्रिया मैं HCl से करा रहा हूं। किससे करा रहा हूं? HCl से। तो पहले आपके मन में एक सवाल आएगा, सर क्या सवाल आएगा कि ये जो एल्कीन लिया है, आप जो एल्कीन से क्रिया करा रहे हैं, एल्कीन से करा रहे हैं ना, तो एल्कीन जो है इसे हम क्रियाधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रियाधार बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। और ये है अभिकर्मक। क्या है ये? अभिकर्मक। जो क्रिया करने आया है उसे अभिकर्मक बोला जाता है, रिएजेंट बोला जाता है। तो मैंने कहा, क्या कहा, जब किसी एल्कीन की क्रिया HCl या HBr से कराते हैं तो अभिकर्मक HCl या HBr का ऋणात्मक भाग सदैव असममित, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल का मतलब इसमें डबल बॉन्ड लगा है सर, इसलिए ये अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल नहीं है। जैसे आप कह सकते हो असंतृप्त है, अनसिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल नहीं है सर ये। इसलिए मैंने बोला असममित कार्बनिक यौगिक, असममित कार्बनिक यौगिक। और यहां पर मैंने उसे कौन सा लिया है, तो आप कहोगे सर यहां पर वो एल्कीन वाला है। कौन सा वाला है? तो आप कहोगे एल्कीन वाला है। आपने जो अनसिमेट्रिकल आपने कंपाउंड लिया है, अनसिमेट्रिकल जो कार्बनिक यौगिक लिया है, वो एल्कीन वाला मुझे साफ साफ दिख रहा है। तो आपने कहा HCl या HBr का ऋणात्मक भाग सदैव असममित कार्बनिक यौगिक, मतलब जैसे एल्कीन के उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर H की संख्या कम होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? H की संख्या कम होती है। अब इसे समझाते हैं। क्या आपने क्या कहा? देखो जरा ध्यान से समझो। आपने यही कहा सर अगर मैं कोई एल्कीन ले लूं, कोई डबल बॉन्ड वाला यौगिक ले लूं, तो ये डबल बॉन्ड वाला है, मतलब ये असंतृप्त है, अनसिमेट्रिकल है, असममित है,
तो आपने कहा किसी असममित कार्बनिक यौगिक में अगर हम HCl या HBr की क्रिया करा रहे हैं तो आप ये जानते हो सर कि HCl का मतलब होता है H+ और Cl-, ये तो पता ही है, इतना तो पता है कि H वाला प्लस का होता है, Cl वाला माइनस का होता है। तो आपने सीधे सीधे कहा सर जो अभिकर्मक लिया है उसका जो ऋणात्मक भाग है, जो Cl है, वो हमेशा उस कार्बन पर जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो बताओ ये जो Cl होगा कहां अटैक करेगा? तो आप कहोगे सर ये जो Cl होगा इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा क्योंकि इसी कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो आप कहोगे क्या बनेगा? कहोगे सर CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर आ जाएगा क्या Cl। अच्छा सर जब आएगा तो सर एक बॉन्ड टूट जाएगा, क्यों सर? जब ये Cl लगेगा ना, तो Cl लगेगा तो वो एक जो बॉन्ड लगा है वो बॉन्ड नीचे लग गया, देखो ना यहां जो डबल बॉन्ड लगा था, यहां जो डबल बॉन्ड लगा था उसी में ये वाला बॉन्ड उठ के यहां आ गया, समझे ना? डबल बॉन्ड में जो एक बॉन्ड था वो नीचे आ गया, यहां जो डबल बॉन्ड था उसमें से एक बॉन्ड नीचे आ गया, नीचे आके उसने किसको जोड़ दिया? Cl को। तो आगे क्या बचा? सिंगल बॉन्ड बचा CH2। क्या बचा? CH2। अच्छा सर अगर Cl वाला इस पे अटैक कर रहा है तो H वाला हमारा इस पे अटैक करेगा, इस वाले पे अटैक करेगा। तो आप कहोगे सर ये बन जाएगा CH3। समझे कि सर हमेशा जो ऋणात्मक भाग होगा HCl या HBr का ऋणात्मक भाग कौन सा होता है? आप कहोगे Cl या Br वाला। तो वो हमेशा उसी कार्बन पे अटैक करेगा जिस कार्बन पर हमेशा हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? कम होगी। तो आपने कहा सर Cl वाला इस कार्बन पर अटैक करके बनाएगा, CH है, अटैक करेगा तो एक बॉन्ड लगाएगा, तो यही वाला बॉन्ड इधर पलट के नीचे आ जाएगा। तो यहां तो डबल बॉन्ड था पलट के नीचे आ गया, उसने Cl को जोड़ लिया, बाकी क्या बचा? सिंगल बॉन्ड। आगे क्या बचा? CH2। मगर सर एक H बचा, वो क्या करेगा सर? वो करेगा इस पर अटैक, Cl वाला इस पे अटैक करेगा तो ये वाला इस पे अटैक करेगा। ठीक है, उस परमाणु पर लिखा है ना, थोड़ा सा सही कर दें क्या? यहां पर थोड़ा सही कर देते हैं, उस कार्बन परमाणु पर थोड़ा ऐड कर देते हैं कि उस कार्बन परमाणु पर, उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन H की संख्या कम होती है। समझ में आ गया? हाँ C पर जाएगा, C पर, तो भैया ये भी C पर गया, मगर Cl वाला जो ऋणात्मक भाग है, जो ऋण वाला भाग है, हमेशा उस कार्बन परमाणु पर जाएगा जिस कार्बन पर आपको हाइड्रोजन की संख्या कम दिखेगी, कम नजर आएगी। सिंपल सा बात है। Cl वाला उठ के यहां आया, इस पर हाइड्रोजन कम लगे थे तो Cl वाला इसी पर अटैक करके जुड़ गया। जब इस पर जुड़ा तो मैंने एक बॉन्ड बनाया, देख लो एक बॉन्ड बनाया, Cl लगाया, वो बॉन्ड कहां से आया? यही डबल बॉन्ड वाला, ये वाला बॉन्ड एक घुमा के इधर लगा दिया, सिंपल सी बात है। ऐसे लगा था बॉन्ड, मैंने घुमा के नीचे लगा दिया तो Cl लग गया। आगे क्या बचा? एक बॉन्ड बचा और CH2 बचा, मगर जो एक H बचा वो भी इस पे अटैक कर देगा तो CH3 बना लेगा। आया? यस या नो? तनु सिन्हा जी क्या नहीं समझ में आ रहा? बताइए, बताइए ना, मैं खड़ा हूं, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी नहीं, बताइए क्या समझ में नहीं आ रहा? फिर से कर दे? अच्छा फिर से कर देते हैं, इस बार भी समझ लेना जरा थोड़ा ध्यान से। मैंने कहा कोई एल्कीन है, तो आपने कहा यस सर एक मैंने एल्कीन ले लिया, इसका नाम क्या है सर? कितने कार्बन है? 3 कार्बन। तो मैंने कहा ये प्रोपीन है, डबल बॉन्ड वाला इसलिए प्रोपीन है, या प्रोपेन 1 इन बोल दो, क्योंकि सर गिनती यहां से करोगे तो 1 पे लगा है इन, इसलिए हो जाएगा प्रोप 1 इन। हो गया। आपने कहा सर HCl या HBr से कराना है, यस सर मैंने HCl या HBr से करा दिया एकदम आराम से। फिर आपने कहा, मैंने पढ़ा तो आपने कहा जो आप अभिकर्मक ले रहे हो HCl या HBr, उसका जो ऋण वाला भाग है, ऋण का मतलब सर H होता है प्लस का, Cl होता है माइनस का, ये तो पता है मुझे। तो इसका जो ऋण वाला भाग है Cl, जो Cl वाला भाग है वो उस कार्बन परमाणु पर अटैक करता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो बताओ किस पर हाइड्रोजन कम लग रहे हैं? तो आप कहोगे सर इसी वाले कार्बन पर केवल एक हाइड्रोजन लगा है, तो सबसे कम हाइड्रोजन इसी कार्बन के पास है, तो मैंने Cl को यहीं पर अटैक करवा दिया। अच्छा यहीं पर अटैक करवा दिया तो आपने कहा सर CH3 लिखा हुआ है, फिर CH लिखा हुआ है, अगर इस पे अटैक करेगा तो उसको एक बॉन्ड चाहिए, भैया एक बॉन्ड चाहिए तभी तो लगाओगे। तो आपने कहा सर एक बॉन्ड चाहिए, तो मैंने एक बॉन्ड चाह के Cl लगा दिया। वो बॉन्ड कहां से आया? तो आपने कहा सर ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, यही बॉन्ड नीचे घूम गया, ये वाला बॉन्ड एक नीचे घूम गया तो इस प्रकार बन गया, इसी पर मैंने Cl लगा दिया। अच्छा
इतनी बात तो आई। अब एक बॉन्ड इधर नीचे घूम गया तो एक ही बॉन्ड तो बचा, तो आपने कहा सर एक ही बॉन्ड बचा CH2, मगर सर CH2 था तो एक H और बचा तो आएगा CH3। ये ना समझ में आया तो देखो सर इस कार्बन पर देखो ऐसे, सर इस कार्बन पर केवल एक बॉन्ड लगा है तो 3 हाइड्रोजन चाहिए ना, तो 2 हाइड्रोजन थे, एक वाला जो बचा था उसको भी बुला लिया, तो हो गए मेरे कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। बॉन्ड 1 होगा तो कैसे बनेगा? अरे बॉन्ड 1 क्यों होगा? जब आप एल्कीन से करा रहे हो तो बॉन्ड 1 कैसे होगा? सिंपल सी बात, दिमाग में भेजे में नहीं बस रही क्या? जब मैं बोल रहा हूं एल्कीन वाला है तो डबल बॉन्ड वाला ही तो होगा, तो तुम फिर सिंगल बॉन्ड के पीछे क्यों पड़े हो? नहीं, इस पर नहीं लग सकता। तुम ही देखो ना, एक कार्बन के पास 4 ही बॉन्ड होते हैं ना, अगर 4 बॉन्ड होते हैं तो इसके पास पूरे हैं कार्बन, 3 हाइड्रोजन तो 3 बॉन्ड ये हो गए और ये एक लगा, तो इसके तो पूरे पास 4 बॉन्ड है ना। जब इसके पास पूरे 4 बॉन्ड है तो इस पर कैसे H लगा दोगे? 5वां बॉन्ड लगाओगे? नहीं लगाओगे ना भैया, कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बना सकता है ना, तो 3 लगे हैं, एक और लगा दिया तो 4 हो गए। अब 4 हो गए तो क्या एक हाइड्रोजन और लगा दोगे? 5 नहीं होंगे, एक कार्बन पर केवल 4 ही बॉन्ड बन सकते हैं। मगर यहां पर सर नहीं बन रहे थे, यहां पर जब मैंने सिंगल बॉन्ड लगा के देखा तो इस कार्बन पर केवल एक ही बॉन्ड था, 3 हाइड्रोजन चाहिए थे तो 2 थे और एक नहीं था, तो मैंने एक यहां अटैक करवा दिया, ये वाला हाइड्रोजन यहां अटैक करवा दिया। चले आगे बढ़े, आओ एक और पॉइंट देखो, यहां लिख रहा हूं, इसे मार्कोनी-काफ का नियम भी कहते हैं, इसे मार्कोनी-काफ का नियम भी कहते हैं। याद रखना, पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है मार्कोनी-काफ का नियम, तो आपको याद रहना चाहिए मार्कोनी-काफ का नियम क्या है। क्या है मार्कोनी-काफ का नियम? जब किसी एल्कीन पर हम HCl या HBr की क्रिया करवाते हैं तो HCl या HBr का जो ऋणात्मक वाला भाग होता है वो सदैव उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, इसे ही मार्कोनी-काफ का नियम कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई नंबर 1 वाली। क्या हो गई? नंबर 1 वाली। इसका नाम तो बताया नहीं किसी ने, कोई बता ही नहीं रहा। आज जरा इसका नाम देख लेते हैं। 1 2 3, 3 कार्बन हो गए, तो आप कहोगे सर 2 पर क्लोरो लगा है, तो आप कहोगे सर 2 पर हो गया क्लोरो, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, और अब बीच में सिंगल बॉन्ड लगा है तो हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। दूसरा पॉइंट देखो जरा, दूसरा पॉइंट क्या है? यदि, बहुत ध्यान सुनना, यदि पराक्साइड की उपस्थिति में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि पराक्साइड की उपस्थिति में HCl या HBr की क्रिया एल्कीन से कराते हैं, बहुत सिंपल सा रूल है, उसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा था, किसी की उपस्थिति नहीं कराई थी। अब क्या बोला मैंने बोला यदि पराक्साइड की उपस्थिति में हम HCl या HBr की क्रिया एल्कीन से कराते हैं तो HCl या HBr का HCl या HBr का ऋणात्मक भाग सदैव उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। याद हो गया? अब करके दिखाते हैं, आओ। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब थोड़ा बड़ा ले लिया मैंने, इस पर मैं HCl या HBr की क्रिया करा रहा हूं, तो इस बार HBr की करा देते हैं। वो भी किसकी उपस्थिति में? तो आप कहोगे सर पराक्साइड की उपस्थिति में। कोई पराक्साइड ले लिया, उसकी उपस्थिति में ये क्रिया करवा रहे हैं।
कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ सर। पराक्साइड की आपने जब उपस्थिति कराई तो इतना हुआ। अब जो आपका ऋण वाला भाग है, ये वाला है ना ऋण वाला, Br तो माइनस का होता है ना, तो इस बार जो ऋण वाला भाग है उस कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। तो आपके दिमाग में एक बत्ती जलेगी, सर सबसे ज्यादा तो इस कार्बन पर है हाइड्रोजन, मगर सर इस कार्बन पर हाइड्रोजन है तो मैं ये भी तो देखूं यहां पर जगह है कि नहीं, नहीं है ना, क्योंकि सर कार्बन का एक, तो ये 3 हाइड्रोजन तो 3 बॉन्ड और एक बॉन्ड और लगा है तो 4 बॉन्ड तो इसके पास है ही, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं साहब। देखो एक बात समझो, जिस बच्चे का कमेंट था ना सर HCH3 पे क्यों नहीं करवाया था पीछे, बच्चों देखो जहां डबल बॉन्ड है वहीं पर कराएंगे। तो डबल बॉन्ड किसके किसके बीच में? इस कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच में। डबल बॉन्ड कहां कहां है? इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में। तो अब क्या होगा, जब हम पराक्साइड की उपस्थिति कराएंगे तो जो हमारा ऋण वाला भाग है, ये जो ऋण वाला भाग है इस बार उस कार्बन पर अटैक करेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। तो अगर इस कार्बन पर Br वाला अटैच करेगा तो H वाला कहां अटैक करेगा? इस वाले कार्बन पर। आई ना भेजे में बात? केवल पराक्साइड की उपस्थिति अगर करा देंगे तो वही नियम उल्टा हो जाएगा। अब जो ऋणात्मक वाला भाग है उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। तो आपने कहा सर क्या बनेगा, जरा बना के बता दीजिए। तो बनेगा सर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C। सर जब ये H आके यहां जुड़ेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा तो सर यहां पर बचेगा CH2 और आगे वाला हो जाएगा CH2 और आगे वाला हो जाएगा Br। अब तो आसान से है, आ रहा है ना? अरे भैया ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला देखो, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला नीचे वाला बॉन्ड टूट जाएगा। जब नीचे वाला बॉन्ड टूट जाएगा, या ऐसे कह सकते हो ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, इधर घूम जाएगा। एक जो बॉन्ड है इधर घूम जाएगा। जब इधर घूम जाएगा तो आप कहोगे जब इधर घूम जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा? ये वाला बॉन्ड इधर घूम गया तो जब जिधर घूमा उधर पर क्या लगा दिया? Br। तो बाकी इधर पे क्या लगाएगा? H लगेगा। तो CH था, एक H और आ जाएगा, CH2 हो जाएगा। एक बॉन्ड तो टूट गया, बचा एक बॉन्ड, उसके बाद CH2 और जो बॉन्ड टूट के गया है, जो बॉन्ड टूट के गया है उसी बॉन्ड पर मैंने Br को चिपका दिया। ठीक है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा नाम? तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अब कहोगे सर कैसे? अरे गिनती देख लो, 1 2 3 4। एक और तरीका है याद करने के लिए, सिंपल से बता दे रहा हूं कि जब भी आपको सिंपल तरीका मिलेगा, किसी की उपस्थिति नहीं कराई ना, कराई नहीं कराई, सिंपल सी बात है सर, आपने किसी की उपस्थिति नहीं कराई है, आपने कहा कोई एल्कीन ले लिया, HCl या HBr से क्रिया करा दी, तो मेरे दिमाग में बस जाएगा जो बनेगा वो हमेशा 2 डिग्री वाला ही बनेगा। आप तो दिमाग में बैठ रहा है, जो बनेगा वो 2 डिग्री वाला ही बनेगा, क्योंकि यहां सर जो Cl लगा है हमारा CH पे, तो दिमाग में बच गई सर, घंटी बज गई कि जो हमारा जो बनेगा कंपाउंड वो हमेशा 2 डिग्री वाला ही बनना चाहिए। तो अब अपने हिसाब से सीखो कि अगर सर 2 डिग्री वाला कंपाउंड बनाना है तो इस Cl को कहां लगाओगे? CH2 पे लगाओगे कि CH पे लगाओगे? अपने दिमाग से सोच लो। अगर आप 2 डिग्री का हमेशा कंपाउंड बना रहे हो तो सर अभी आपने बताया, पीछे ही आप हमको बता के आ रहे हैं कि जो 2 डिग्री वाला कंपाउंड होता है उसमें हमेशा CH पे लगता है। कहां लगता है? CH पे लगता है। तो यहां पर बात क्लियर है, जो हमारा Cl होगा हमेशा CH पे ही लगेगा, और वही हुआ है, जो हमारा Cl है CH पे ही लगा है। और अगर आपने पराक्साइड की उपस्थिति करा दी, वही किया, सब कुछ वही रिएक्शन है, बस आपने पराक्साइड की उपस्थिति करा दी, तो अब जो भी कंपाउंड बनेगा वो 1 डिग्री वाला बनेगा। अगर 1 डिग्री वाला बनेगा तो बताओ ये Br कहां लगेगा? तो आप कहोगे सर ये Br CH पे नहीं लगेगा, CH पे लगाओगे तो 2 डिग्री वाला बन जाएगा। अगर आप Br लगा रहे हो और 1 डिग्री पर लगाना, 1 डिग्री वाला बनाना है तो Br को आपको CH2 पे लगाना होगा। आपने कहा CH2 पे लगेगा तो वो 1 डिग्री वाला होगा, तो आपने कहा सर ये Br जो है CH2 पे लगना चाहिए। तो इतनी बात समझ में आ गई? दोनों एक दूसरे के उल्टा हैं, उसमें किसी की उपस्थिति नहीं तो 2 डिग्री वाला बनेगा, अगर इसमें उपस्थिति पराक्साइड की है तो ये 1 डिग्री वाला बनेगा। एक शॉर्टकट तरीका हो गया। दूसरी बात सर, उसमें अगर किसी की उपस्थिति नहीं कराएंगे तो जो ऋणात्मक भाग है ना, जो HBr या HCl का जो ऋणात्मक भाग है उस कार्बन पर जाके जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। और अगर पराक्साइड की उपस्थिति करा देंगे तो जो ऋणात्मक भाग है उस कार्बन पर जाके जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। क्या होगी? ज्यादा होगी। इतना सा रूल है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे पराक्साइड प्रभाव, इसे
पराक्साइड प्रभाव या पराक्साइड प्रभाव भी कहते हैं, या और क्या कहते हैं, या एंटी मार्कोनी काफ का नियम, एंटी मार्कोनी काफ का नियम भी कहते हैं। अब एंटी का मतलब क्या हुआ, उसी का उल्टा। अब किसको नहीं समझ में आया ये बताओ। हाँ 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 हाँ, वही CH2 सिंगल बॉन्ड Br। आगे जगह नहीं है तो वहां कहां लिख दूं, कहो तो थोड़ा सटका के लिख दूं। चलो सटका के लिख देता हूं, आ जाओ। तुम भी क्या याद रखो, सटका के मतलब सटा के लिख देता हूं। बात को ना पकड़ो, चुपचाप सुनो बस। CH3 CH2 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 Br, छटा के लिख दिया ये लो। आ रहा हूं वहीं पर, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आ रहा हूं वहीं रुको, आ रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं। तीसरा पॉइंट देखो, इस पर तीसरा पॉइंट भी देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। CCl4 की उपस्थिति में CCl4 की उपस्थिति में, ठीक है, CCl4 की उपस्थिति में एल्कीन पर Br2 प्रवाहित करने पर Br2 हाँ ठीक है, Br2 प्रवाहित करने पर क्या बनेगा, बना के देखते हैं ना, पहले आ जाओ। मैंने कहा कोई मैंने एल्कीन ले लिया, ये देखो ये एल्कीन है कि नहीं आप बताओ। यस सर, 2 कार्बन वाला है तो इसका नाम हो जाएगा एथीन। ये हमारा एल्कीन हो गया। तो आपने कहा अगर कोई एल्कीन है और अगर आप इस पर Br2 प्रवाहित कर रहे हो, वो भी CCl4 की उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में अगर आप इस पर Br2 डाल रहे हो तो कुछ नहीं होगा। देखो कुछ नहीं होगा, ये वाला जो बॉन्ड है B से क्रैक होगा तो आधा बॉन्ड इधर आएगा, आधा उधर जाएगा। बहुत ध्यान सुनो, B से क्रैक होगा तो आधा इधर आएगा, आधा उधर जाएगा, तो 2 तरफ जाएगा। जैसे जा रहा वैसे बना लो, एक इधर आया घूम के तो यहां लग गया, एक उधर गया घूम के तो यहां लग गया। ये वाला बॉन्ड जब टूटा तो आधा इधर गया तो इस पर लगा दिया, आधा इधर गया तो इस पर लगा दिया। दोनों पर क्या लगा दो सर, Br लगा दो, बस हो गया। कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 का मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसका जरा नाम बता दो। चलो इसका नाम बता दो, बताओ नाम क्या है, बताया था मैंने। जब 2 हैलोजन अगल बगल वाले कार्बन परमाणु पर लगे हों तो उन्हें विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। तो मतलब ये क्या है सर, ये विसिनल डाइहैलाइड है, तो हम कह देंगे विसिनल डाइहैलाइड बनता है। क्या बनता है, विसिनल डाइहैलाइड बनता है। मतलब सर ये जो है ये है हमारा विसिनल डाइहैलाइड। IUPAC नाम क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर IUPAC हमारा जो नाम हो जाएगा, हमारा IUPAC नाम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1 2, तो सर 1,2 डाइक्लोरो, 2 पर ब्रोमो लगा है ना, सॉरी, डाइब्रोमो एथेन। डाइब्रोमो क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। अरे भैया 1 पर 2 पर, तो 1,2 कितनी बार, 2 बार, तो डाई ब्रोमो 2 कार्बन वाला है तो इथेन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, चलो अगला देखो, क्वेश्चन देख लो क्या है। इस अभिक्रिया को पूर्ण करना है, इस वाली अभिक्रिया को पूर्ण करना है मगर पराक्साइड की उपस्थिति है, और इस वाली अभिक्रिया को पूर्ण करना है, कुछ भी उपस्थिति यहां पर रखी नहीं गई है। तो 2 ऐसी अभिक्रियाएं हैं जहां पर किसी चीज की उपस्थिति नहीं है और एक अभिक्रिया में पराक्साइड की उपस्थिति है। कराया ना अभी पीछे क्वेश्चन। और देखो निम्नलिखित का संक्षिप्त में वर्णन दें। उत्तरी प्रश्न में आता है मार्कोनी काव का नियम या मार्कोनी काफ का नियम, ये भी पढ़ाया जस्ट। मार्कोनी काफ का नियम क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और पराक्साइड प्रभाव भी अभी जस्ट पढ़ाया है।
तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, इनको आपको पूर्ण करना है। कल मैं आपको ऊपर के क्वेश्चन में पूछूंगा, अगर पेपर में आ जाए मार्कोनी-काफ का नियम क्या है, तो सीधे सीधे आप इसे लिख दोगे पूरा, ये जो लिखा है। जब किसी एल्कीन की क्रिया HCl या HBr से कराते हैं तो अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग सदैव उस कार्बनिक यौगिक के, उस असममित कार्बनिक यौगिक मतलब एल्कीन के, ऐसे बोल सकते हो, उस कार्बनिक यौगिक एल्कीन के उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। इसे ही मार्कोनी-काफ का नियम कहते हैं। हो गया। पराक्साइड प्रभाव, तो ये हो जाएगा पराक्साइड प्रभाव। अगले में चलना है। लिखा है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा। क्या है? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा। कि आखिर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा आप कैसे कराएंगे? ठीक है, चलो आओ करा लेते हैं। पहला क्या है? पहला कैसे करोगे? चलो आओ करते हैं। क्या करते हैं सर? CCl4 की उपस्थिति में ध्यान सुनना, बहुत कठिन है ये, बात कठिन है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, यही समझना है आपको, बाकी सब पूरी रिएक्शन समझ में आ जाएगी, मेरी गारंटी है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण में Br2 प्रवाहित करने पर ब्रोमो एल्केन बनता है। ब्रोमो एल्केन बनता है। इसे हुन्स-डीकर अभिक्रिया भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अभिक्रिया, जितनी भी बताऊंगा नाम अभिक्रिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहते हैं पूरा ये तो थ्योरी हो गई। अब पेपर में आएगी जरूर, 100% आती है। हुन्स-डीकर अभिक्रिया क्या है? तो क्या लिखोगे सर? CCl4 की उपस्थिति में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण में Br2 गैस प्रवाहित करने पर ब्रोमो एल्केन प्राप्त होते हैं। इसे ही हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। आ जाओ जरा समझ लेते हैं। अब बात करें सर समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यहां क्या है कि सर ये केवल समझा दीजिए कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब क्या होता है। अच्छा, इसको समझाने के लिए जरा पूरा 10th में जाते हैं, थोड़ा रिवाइज करके। सर 10th में हमने एक समूह पढ़ा था, हमने पढ़ा था RCOOH, जिसे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते थे, या R लगा के नहीं पढ़ा था, तो मैंने ये पढ़ा था सिंगल बॉन्ड COOH, इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक समूह। प्रिंस सर ने हमें पढ़ाया था COOH अगर कहीं लगा हो तो उसे कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। कौन समूह कहते हैं? कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। अच्छा, तो ये बोल रहे हैं कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल ले लीजिए, तो मैंने कोई RCOOH ले लिया, मगर उन्होंने कहा अम्ल का सिल्वर लवण लेना है, अम्ल नहीं लेना है, अम्ल वाले का। अच्छा, यहां H लगा है भैया, तो ये अम्ल है ना? इतनी बात तो क्लियर है ना कि अगर यहां H लगा है तो अम्ल है, मगर अम्ल नहीं लेना है, उसी का सिल्वर वाला लेना है, तो आपने कहा हो जाएगा RCOOAG। वैसे अम्ल होता तो RCOOH लेते तो हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, मगर उसी का सिल्वर वाला लेना है, तो मैंने अम्ल का मतलब H हटा के वहां Ag लगा दिया। अगर इसमें अगर हम ब्रोमीन डाल रहे हैं CCl4 की उपस्थिति में, तो सीधे सीधे क्या होगा? आराम समझो, सीधे सीधे क्या होगा सर? ये जो Br है यहां पीछे से अटैक करेगी, ये जो Br है इस R पे अटैक करेगी, और जैसे ही R पे अटैक करेगी तो बना लेगी RBr। आराम समझो, ये जो Br है जब इस R पे अटैक करेगी तो बनाएगी RBr। तो आगे क्या बचा? CO2। तो ये भैया CO2 वाले भैया गैस बनकर उड़ जाएंगे, CO2 वाले भैया गैस बनके उड़ जाएंगे। बचे Ag और Br। भैया एक ही Br तो अटैक किया ना, तो अभी एक Br यहां बचा है, तो एक Ag और एक Br मिलके बना लेंगे AgBr। क्या बना लेंगे? AgBr बना लेंगे। बहुत आसान सी था। ये वाला Br पीछे अटैक मारेगा तो RBr बना लेगा, बचेगा CO2 तो वो अपनी गैस निकल जाएगी, बचा एक Ag और एक Br, वो मिलके बना लेंगे AgBr। तो इसका नाम समझ में आ गया, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है ये ब्रोमीन गैस है। ये क्या है? Br लगा है तो ब्रोमो और R लगा है तो एल्केन हो जाएगा, तो ब्रोमो एल्केन।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और AgBr को सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं, नाम तो आपको पता ही है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इसी का दूसरा पॉइंट देख लो, कंफ्यूजन जहां होगी, कंफ्यूजन जहां होगी वो देख लो। ठीक है, ध्यान सुनना। RCOOAg में I2 गैस प्रवाहित करने पर, गैस प्रवाहित करने पर एस्टर बनते हैं। क्या बनते हैं? एस्टर बनते हैं। अब एस्टर क्या होते हैं समझते हैं, आ जाओ जरा। मतलब सर एक बात तय हो गई, क्या तय हुई? क्या तय हो गई? इसे और कुछ कहते हैं, आ जाओ इसको आगे भी ले लेते हैं। इसे बिर्नबाउम, ये इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, बिर्नबाउम सिमोनिनी अभिक्रिया कहते हैं, ऐसे कुछ नाम है इसका। जो समझना है उस पर आते हैं, अभिक्रिया ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अरे बताया तो बउआ, ये क्या लिखा है बाबू? बाबू ये क्या लिखा है? मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है, तो बोल सकते हो। नाम बोल दे क्या? इसका नाम हो जाएगा, क्या बोल दें इसका नाम? आओ अच्छा बता देते। तुम भी क्या आर, यहाँ पर मैं CH3 ले रहा हूं, तो CH3COOAg, इसमें मैंने Br2 गैस डाली CCl4 की उपस्थिति में। Br ने क्या किया, इधर आके पीछे से अटैक मारा CH3 पे, तो बनाया CH3Br, CO2 अपना बाहर निकल गई, और Ag वाला Br के साथ बना लिया AgBr। ठीक, अब इसका नाम जान लो। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सिल्वर एसीटेट। क्या नाम है? सिल्वर एसीटेट। ठीक, ये भी लिख सकते हो, इसी यहाँ पर ये लिख देना, सिल्वर एसीटेट है, CH3COOAg, बस वही है। आर यहाँ पर मैंने CH3 यूज कर लिया, बाकी रिएक्शन सेम चिपका दी। CH3Br का नाम क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो, एक कार्बन वाला है तो हो जाएगा मीथेन। क्या हो जाएगा? ब्रोमो मीथेन हो जाएगा। कोई बात नहीं, बुक में नहीं है तो अच्छी बात है, हर चीज बुक में थोड़ा ना रहेगी। इसको देखो आके, आ जाओ। बोला गया अगर मैं RCOOAg ले लूं और इसकी क्रिया अगर मैं इसमें I2 डालूं, बहुत ध्यान सुनना, पीछे Br2 डाली थी, पीछे मैंने Br2 डाली थी तो हमारा ब्रोमो एल्केन बनके तैयार हो गया था। बट इस बार क्या हुआ, मैंने Br2 की जगह पर अगर मैंने I2 डाल दी तो फिर एस्टर बनते हैं। क्या बनते हैं? एस्टर बनते हैं। एस्टर का फार्मूला क्या होता है जरा ध्यान सुनो। एस्टर का फार्मूला होता है RCOOR, इन्हें हम प्रायः एस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टर कहते हैं। ये क्या है? एस्टर है। तो एस्टर बनते हैं, और साथ में क्या बनेगा जरा बात करो। तो यहां R के दो लोग हैं, तो पहले यहां 2 लगा लो सीधे सीधे, तो ये 2 Ag, 2 CO2 बचा ना, तो आप कहोगे सर 2 CO2 बाहर निकल गई और बचा 2 Ag का और 2 I का, तो वो बना लेगा 2AgI। क्या बना लेगा? 2AgI बना लेगा। हाँ, नेम को याद करना पड़ेगा, इससे अच्छा याद पता कर लो। RCOOR को एस्टर कहते हैं। ठीक, अब आप कहोगे सर इसका नाम याद करने से अच्छा भाई इसे बोल दो ना, सिल्वर का मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेपर में भी आएगा तो आप इसका नाम लिखोगे तो कोई जरूरत नहीं। R मान के चल रहे हो ना तो ना लिखना, CH3 मान के चल रहे हो लिख लो, CH3 मान के चल रहे हो तो लिख लो, सिल्वर एसीटेट हो जाएगा फिर इसका नाम। अगर R मान के चल रहे हो तो मत लिखोगे, तब भी काम चल जाएगा। ठीक, तो आपने ऊपर मेंशन कर दिया है ना, यहाँ मेंशन कर दिया कि ये क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है। ठीक है, इसको याद रखना, एस्टर का फार्मूला होता है RCOOR। तो अगर कोई पूछ ले, अगर कोई पूछ बैठा कि अगर मैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण ले लूं, उसमें Br2 डाल दूं, क्या डाल दूं? Br2 डाल दूं, तो CCl4 की उपस्थिति में डालना पड़ेगा। तो CCl4 की उपस्थिति में अगर आप Br2 डाल रहे हो तो ब्रोमो एल्केन बन जाएगा, मगर अगर आप I2 डाल रहे हो तो फिर आयोडो एल्केन नहीं बनेगा,
फिर एस्टर बनेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि अगर हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में या मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण में अगर हम आयोडीन प्रवाहित कर दें तो फिर क्या कंपाउंड बनता है। तो आपको कंपाउंड का नाम याद रखना है, वो आयोडो एल्केन ना होगा। भैया आयोडीन डाली ना, तो आयोडो एल्केन ना बन करके एस्टर बनते हैं। क्या बनते हैं? एस्टर बनते हैं। ठीक, आज के लिए फिर इतना ही रख रहे हैं, आगे बात कल करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल बताइए। लो एक एग्जांपल, ये लो CH3 मान लो, CH3 COOAG प्लस का I2 डाल दो इसके अंदर, क्या बनेगा? आर यहां पर क्या माना है? CH3, तो बन जाएगा CH3 COOCH3 और क्या बन जाएगा? 2 CO2 और आगे वही बनेगा प्लस का 2 AgBr AgI, बाकी सेम बनेगा, केवल CH3 हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर इसका नाम तो मुझे पता ही चल गया, इसका नाम हो जाएगा सिल्वर। Ag लगा है तो सिल्वर एसीटेट हो जाएगा, ये सिल्वर एसीटेट हो जाएगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा, याद रखना, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल मेथेनोएट। ठीक है, इसका नाम है मिथाइल मेथेनोएट। अरे सिंपल सा है, आर जहां पर CH3 लगा लो बस। तो जहां आर था वहां CH3 लिख दो, और कुछ नहीं है। जहां आर था वहां CH3 लिख दो। एस्टर का फार्मूला याद करोगे तो RCOOR होता है, ये तो दिमाग में चढ़ गया। यस सर, आर के 2 लोग थे तो मैंने बैलेंस के लिए यहां 2 लगा दिया। जब मैंने बैलेंस के लिए यहां 2 लगाया तो ये वाला तो बैलेंस हो गया। अच्छा, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे लग रहा है गलत है। क्या गलत है? देखो, यहां पर मुझे लग रहा है यहां पर 2 नहीं होना चाहिए, यहां पर 2 नहीं होना चाहिए। क्या बच्चे एग्री करते हैं? यहां पर 2 नहीं होना चाहिए, यहां पर सिंपल सा ऐसा ही रहना चाहिए। कोई बोल नहीं रहा है, मैं तब भी मगर बता रहा हूं। क्या यहां पर ऐसा होना चाहिए था? क्या 2 नहीं होना चाहिए? क्यों सर? जो COO है एक बार मैंने यूज कर लिया है तो बचा एक ही बार ना। सर 2 से गुना है, तो सर 2 से जब COO में गुना किया था, COO का मतलब CO2, तो एक बार मैंने COO यूज कर लिया है तो एक ही बार तो मेरा CO2 बचा है, तो मैं यहां एक ही बार CO2 लिखूंगा। अच्छा, तो एक बार मैंने COO यूज कर लिया तो एक बार अभी COO बचा है तो मैंने CO2 लिख दिया। फिर आपने कहा सर 2 Ag के हैं और 2 I के हैं, तो आपने कहा सर बन जाएगा 2 AgI। देखो ध्यान सुनो, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक है ये, ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है? ध्यान सुनो, सबसे बेस्ट तरीका क्या है? आप प्रोसेस पर ध्यान दो, क्या प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस के बाद सेकेंड बात आती है, आप टिक्स पर ध्यान दो या मैकेनिक पर ध्यान दो, मैकेनिज्म पर, मैकेनिज्म पर ध्यान दो कि मैं क्या मैकेनिज्म उसके अंदर लगा रहा हूं। और तीसरी बात, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, उपस्थिति, किसकी मैं उपस्थिति करा रहा हूं, कौन इसके अंदर उपस्थिति है, किसकी उपस्थिति में ये हो रहा है, वो सबसे बड़ी बात होती है। 3 बातें आपको, सबसे पहले प्रोसेस, क्या प्रोसेस हो रहा है, कैसे अभिक्रिया हो रही है। दूसरा है मैकेनिज्म, किस मैकेनिज्म, कौन कहां अटैक करेगा। और तीसरी बात है उपस्थिति। अगर आपको उपस्थिति पता रहेगी तो आप मैकेनिज्म दिमाग में चढ़ा लोगे कि कौन कहां अटैक करेगा। और हर कोई अटैक अलग अलग रूल पर करता है। एल्कीन में अलग रूल है, एल्केन में अलग रूल है, ये तो पढ़ा ना। अभी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण पढ़ा, सिल्वर लवण पढ़ा, तो इसमें अलग मैकेनिक है। एल्कोहल जब कल पढ़ रहे थे तो उसमें अलग मैकेनिक है। एक हैलोजन विनिमय पढ़ा था, उसमें अलग मैकेनिक है। तो हर जगह मैकेनिज्म अलग अलग है। तो अल्कोहल से कराओगे तो वो अलग तरीके से होगी, जब आप हैलोजन विनिमय करोगे तो वो अलग तरीके से होगा, जब आप एल्कीन से कराओगे तो वो अलग तरीके का होगा, और जब आप कराओगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण तो वो अलग तरीके से होगा। हर एक अलग अलग प्रोसेस से हुआ है। जब अलग अलग प्रोसेस से हुआ है तो दिमाग में ये भी बसता है कि सबके अलग अलग मैकेनिज्म होंगे, उनको याद करना पड़ता है कि सर ने यहां कहा कि ये इस रूल पर चलता है, मतलब ये यहां पर अगर इसकी क्रिया हम कराते हैं इसकी उपस्थिति में, बस इतनी बात, यहां इसकी क्रिया इसकी उपस्थिति में करा रहे हैं तो ये बनेगा।
और जिसको ऑर्गेनिक अभी भी समझ में नहीं आ रही है उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है ऑर्गेनिक को समझने का, सुने, सिर्फ सुने, रिपीट करें उसे, और पूरा नहीं याद कर सकते हो, बढ़िया लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं याद कर सकते हो तो शॉर्टकट लिखो, इसकी क्रिया इससे होगी तो ये बनेगा। तो कितने याद रखोगे तुम पूरे ऑर्गेनिक में? इससे अच्छा है कि तुम मैकेनिक सबको कहां पर कौन अभिक्रिया, एल्कोहल क्रिया किससे होगी तो तब क्या बनेगा, प्रैक्टिस से होगा ये, समझ रहे हो ना? हर चीज प्रैक्टिस से आएगी। अब तुम सोचो, एक बात ये सोचो, बुरा नहीं मानना, आप अभी मेरे साथ पढ़ रहे हो, अभी से शुरुआत से पढ़ रहे हो, आप अभी से शुरुआत से मेरे साथ पढ़ रहे हो, और कोई मेरे साथ अभी क्रैश कोर्स में आएगा और मात्र 40 से 45 दिन में, 40 से 45 दिन में वो पढ़कर 100 में अब हमें 85 ले आएगा या 75 ले आएगा मान लो। बहुत ध्यान सुनना, अगर कोई बाद के 40 से 45 दिन में 100 में 75 या 100 में 85 ला सकता है तो आप अभी शुरुआत से पढ़ के नहीं ला सकते। तब आप कितने याद करोगे उस समय, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, कैसे याद करोगे, ये सब यहीं से आते हैं। जो पढ़ा रहा हूं ना बनाने की विधियां, यहीं से पूछा जाता है क्या होता है जब, बोल दिया जाता है क्या होता है जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण में ब्रोमीन प्रवाहित करते हैं। हो गया, सुना क्वेश्चन, बैठा लिखा, क्या होता है जब, नंबर 1 उन्होंने बोला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण में ब्रोमीन प्रवाहित करते हैं। पता ही नहीं क्या होता है, जबकि आपने सर बता दिया कि अगर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण में ब्रोमीन डाल रहे हैं तो ब्रोमो एल्केन बनता है। बाकी जो बनेगा वो तो हम देख लेंगे, ये बचा तो ये बनेगा और ये इसके साथ मिलके ये बना लेगा। अगर आयोडीन डाल रहे हो तो एस्टर बनेंगे, एस्टर का फार्मूला RCOOR होता है। और एक बात समझना, एक बात और, सबके अंदर समझने की ताकत होती है, पर कुछ बच्चे होते हैं कि वो जो पढ़ा रहा हूं ना उससे उनको कोई मतलब नहीं, मैं जो पढ़ा रहा हूं ना इनसे इनको कोई मतलब नहीं, ये कह रहे हैं कि सर मुझे ये नहीं ये बताओ। और सोचो अगर मैं सामने स्क्रीन वाला ऑफ कर दूं, कमेंट ऑफ ही कर दूं, ना देखूं उसको और सिर्फ बोलता चला जाऊं पक 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 करके, तो कैसा महसूस करोगे? सर केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं समझ में आ रही, केमिस्ट्री आ ही नहीं रही, बहुत हार्ड है केमिस्ट्री। कुछ भी हार्ड नहीं होता, जो हार्ड होता है ना इसका मतलब वही असलियत, ये अगर हार्ड है मतलब ये असलियत में है कुछ। जहां तुमको हार्ड लगने लगे समझ जाना वहां तुम वहां कमजोर पड़ गए। जो हार्ड है उसी करने की कोशिश करो, जो तो सरल है वो तो हो ही रहा है अपने आप। अगर ये हार्ड लग रही है तो उसको कोशिश करो ना, तरीके ढूंढो ना। ऑर्गेनिक समझने के कोई इससे बाहर कोई तरीके नहीं है, कोई अगर तरीके है तो बताओ। अब तुमको कार्बन पे बॉन्ड नहीं पता कितने होते हैं, कार्बन पे 4 बॉन्ड होते हैं। इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूं, आज भी मैंने बेसिक से स्टार्ट किया, ये देखो एकदम बेसिक से, कल बात करेंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट किया, एकदम बेसिक से ये बताया, फिर बताया ये एकदम बेस जो आपने पूछा, फिर ये बताया। सब बेस बताने के बाद मैं यहां आया, तब मैंने आपको बताया कि ये ऐसा चलता है। सर 100 में 100 आएगा जो बोल रहे हैं, अगर इस तरह मैं आपकी देखता हूं जिस तरह, ऐसे पढ़ोगे तो नहीं आएगा। और जो बच्चे कहते हैं सर समझाइए, मैं किसी भी चीज को, ध्यान सुना, मैं किसी भी चीज को, जैसे एक रिएक्शन बताता हूं ना, तो एक रिएक्शन को 2-3 तरीके से तुरंत समझा देता हूं, बट मेरी गलती ये होती है कि उसी रिएक्शन को एक ही तरीके से नहीं समझाता हूं। आप हमेशा ये चाहते हो कि सर आप एक ही चीज को 4 बार बोलो, अगर आप 4 भी बार बोलोगे ना तब भी मैं आपसे 5वीं बार ये कह दूंगा सर मुझे फिर से समझाइए, क्योंकि मेरे अंदर बस गया है कि मुझे 4 बार सुनने पर भी सुनाई नहीं देता कि सर क्या बोल रहे हो आप, मुझे नहीं सुनाई दे रहा। सुनो ना, सिर्फ सुनो, देखो, तुम्हारा काम है सुनना, देखना, लिखना। अगर सुन लोगे ना तो मैं गारंटी देता हूं समझ में आ जाएगी। पहली बार पढ़ रहे हो, 4 बार नहीं पढ़ा है, नहीं से 4 बार पढ़ना है, एक ही बार पढ़ना है, और ये पहली बार पढ़ रहे हो और ये पहला चैप्टर है, तो शुरुआत में तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगी ना, हर चीज में थोड़ा शुरुआत में प्रॉब्लम आती है। इसका मतलब ये नहीं कि थक के बैठ जाना सर मुझे केमिस्ट्री आ ही नहीं रही, मुझे समझ में नहीं रहा, मुझे नहीं आएगा सर, ये केमिस्ट्री मुझसे नहीं होगी। अरे भैया अभी स्टार्टिंग की है मैंने, अभी हजारों रिएक्शन मिलेंगी,
हजारों रिएक्शन बनेंगे तो आपको मैकेनिज्म तो समझ में आ ही जाएगा कि कौन किस पर कैसे अटैक कर रहा है। उपस्थिति तो याद ही हो जाएगी कि सर इसकी उपस्थिति होगी तो ये बनेगा। ये हम सुन तो रहे हैं, उसे रिपीट भी तो कर रहे हैं। फास्ट फॉरवर्डिंग कर लो, क्लास पड़ी रहती है, दोबारा जाओ फास्ट फॉरवर्डिंग कर लो, 2x पर 1.5x पर लगा लो, सुन लो केवल। अच्छा अच्छा, ये अटैक किया यहाँ, तो अगर अटैक करेगा तो ये एक्स अटैक करेगा, तो ये सिंपल एक्स आएगा आर के पास, तो आर एक्स ही बनाएगा, काम खत्म हो गया सर। बाकी ये बचा तो इसको ये निकाल दिया, ये और ये बचा, तो इन दोनों को आपस में क्या मिक्स करके बना सकते हैं? हाँ सर बना सकते हैं, हाँ बन गया सर, हो गया। सीसीएल का मतलब होता है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में कराई जाती है। मैंने कहा एसीटोन, तो एसीटोन के विलयन में कराना पड़ता है। मैंने कहा ZnCl2, तो वो ZnCl2 के विलयन में कराना पड़ता है। वो इसका विलयन होता है, सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन में वो रहता है हमेशा। जब इसे कराते हो आप रिएक्शन तो किसी का सोल्यूशन होता है, उस सोल्यूशन में हमेशा वो पड़ा रहता है ऑलरेडी। ठीक है। अब कई बहुत सारे बच्चों को सर बस बहुत हो गया, अब मुझे बस बस कीजिए, छोड़ दीजिए। मैं किसी को जबरदस्ती पढ़ा नहीं सकता, कोई मुझसे जबरदस्ती पढ़ नहीं सकता। सिंपल सा तरीका है, मैं पढ़ाऊंगा, आपको सुनना है, बोलना कम है, लिखना कम है, टाइप कम करना है। मुझे पता है कहाँ पर आपको भी कमजोर है, कहाँ आपकी पकड़ मजबूत है। तो जहां आपकी पकड़ है वहां पर पकड़ बनाए रखें, जहां कमजोरी है उस कमजोरी को पकड़ें। यहाँ इस कमजोरी को मुझे ऐसे दूर कर देना है, धीरे धीरे करके, इकट्ठा नहीं, एक ही क्लास में सब कुछ नहीं, धीरे धीरे करके उसे हमें दूर करना है। वो हमारी शायद एक चैप्टर ये पूरा खत्म होते होते या एक प्रोसेस खत्म होते हुए तो मुझे समझ में आ जाए कि हाँ ये अभिक्रिया ऐसे ऐसे हो रही है। ठीक है, अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है, कोशिश करूंगा अगली क्लास में और अच्छे से समझाऊं। ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करता हूं निरंतर कि हर एक क्लास में आपको बेटर से बेटर समझाऊं। तो कल मैं एक तरीके से और एक नए तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जो भी तरीका होगा। मैं बहुत अंदर घुस नहीं रहा हूं, अगर बहुत अंदर चला जाऊं तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। मैं ऊपर ऊपर बता रहा हूं, तभी मैं कल नए तरीके से आपको कोशिश करूंगा और नए तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो कल क्लास में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे